हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस भी लगातार आपको देखने के लिए मिल रही हैं इसी चैनल पर। तो चैनल पर जाकर आप सभी प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक बार सभी मॉडल पेपर दे चुके हैं। अब दोबारा से आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए। तो जो पहले वाला मॉडल पेपर था, ठीक है, एक एक सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुका हूं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और इन मॉडल प्रश्न पत्र से डायरेक्टली आपको परीक्षा में जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन मॉडल पेपर की क्लासेस को अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला, आपकी परीक्षाओं में आपको यही प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका टोटल 50 अंक का पेपर होता है। इसमें सबसे पहले आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी हम नीचे आपके लिए लेकर आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसी मॉडल पेपर में, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। इसके साथ ही मैं आपको ये पीडीएफ फाइल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही दूंगा। तो कहां से डाउनलोड करना है पीडीएफ फाइल वो आगे मैं आपको भी बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपकी परीक्षा आपको पता ही होगा 3, 4 और 5 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो उसी के मद्देनजर ये जो मॉडल पेपर है वो आपके लिए बनाया गया और इसका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कांट, दूसरा ऑप्शन है आपका प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है आपका अरस्तु, चौथा ऑप्शन है आपका रूसो। तो इसमें एमिल पुस्तक ये फेमस पुस्तक है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो दोस्तों एमिल पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पर रूसो। कौन? रूसो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 है, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न का ऑप्शन ए है आपका फ्रॉबेल, ऑप्शन बी है आपका रूसो, ऑप्शन सी आपका गिजुभाई बधेका, ऑप्शन डी आपका जॉन डीवी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। ठीक है, बाल देवो भव ये किसकी शैक्षिक विचारधारा थी? ये थी गिजुभाई बधेका की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, बौद्धकालीन शिक्षा में उप संपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो बौद्ध काल में जब शिक्षा दी जाती थी तो उसमें उपसंपदा संस्कार भी होता था। तो ये जो उपसंपदा संस्कार था वो क्या 27 वर्ष की एज में दिया जाता था, या 15 वर्ष की एज में, या 20 वर्ष की उम्र में, या फिर 25 वर्ष की एज में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो उपसंपदा संस्कार था ये 20 वर्ष की एज में किया जाता था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, बोर्ड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? क्या 19 जुलाई 1854 को, ऑप्शन बी आपका 2 फरवरी 1835 को, ऑप्शन सी आपका 24 नवंबर 1839, ऑप्शन डी आपका 7 मार्च 1835। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें, वो भी अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें इन मॉडल प्रश्न पत्र से। तो बोर्ड का जो आज्ञा पत्र था वो आपका आया था सन 1854 में, आपको ध्यान रखना है। और 19 जुलाई 1854 को बोर्ड का जो आज्ञा पत्र था वो प्रकाशित किया गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1854 को बोर्ड का आज्ञा पत्र प्रकाशित किया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ऐसी शिक्षा ऐसी एजुकेशन जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, उसमें कोई कोर्स यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है, कोई विद्यालय का आना जाना नहीं होता है, समय की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी एजुकेशन को हम क्या बोल देते हैं? क्या इन अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, क्या वैकल्पिक शिक्षा बोलते हैं, क्या औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, क्या सतत शिक्षा बोलते हैं? तो ऐसी एजुकेशन को क्या बोलते हैं? ऐसी एजुकेशन को बोलते हैं आप अनौपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा किसी भी समय कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, घर से, ठीक है, माँ बाप से, कहीं पर भी, समाज से, कहीं पर भी ये शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, जिसे आप इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा आप बोलते हैं। इसके अलावा जो औपचारिक शिक्षा होती है आपको स्कूल कॉलेज में मिल ही जाती है। बाकी बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। लेकिन बताना है आपको ये कि ये कथन है किसका, ये किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया? क्या जॉन लॉक ने कह दिया था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कह दिया था, या फिर जॉन ड्यूवी जी ने कह दिया था, या फिर महात्मा गांधी जी ने कह दिया था? ये अब आपको यहाँ पर बताना। ये तो आपको पता चल गया शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, लेकिन ये कहा किसने है, ये कथन किसने कहा है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन ड्यूवी का।
तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। प्रश्न संख्या 7 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए हो जाएगा 2005, क्या ऑप्शन बी होगा 2002, क्या ऑप्शन सी होगा 2008, क्या ऑप्शन डी होगा 2009? तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। शिक्षा का जो यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम था, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 में ये आया था। ये कब पारित हुआ था? सन 2009 में। और 1 अप्रैल 2010 से ये संपूर्ण भारत पर लागू हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताना आपको प्रश्न संख्या 8, फ्रॉवेल के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति को आप क्या बोलते हैं? क्या हस्तकला बोल देते हैं, क्या किंडरगार्टन बोल देते हैं, क्या बाल उद्यान बोल देते हैं, क्या फिल्म प्रोजेक्टर बोल देते हैं? तो फटाफट बताइए, फ्रॉवेल ने जो शिक्षण पद्धति दी थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंडरगार्टन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? किंडरगार्टन। फ्रॉवेल ने कौन सी शिक्षण पद्धति दी थी? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति फ्रॉवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा जा रहा है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की तरह है। बालक का मस्तिष्क कैसा होता है? उसे आप जैसा सिखाएंगे बचपन में वो उसी तरह से आगे सीखता चला जाएगा, ठीक है। तो बालक का जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट होता है और आप उसे जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। ये कथन है किसका? ये आखिर कहा किसने? ठीक है, ऐसा नहीं ये मैं कह रहा हूँ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, ये किसी व्यक्ति ने कहा है, तो उस व्यक्ति का नाम आपको पूछा जा रहा है। क्या रूसो ने कह दिया, क्या एडम्स ने कह दिया, क्या अरस्तू ने कह दिया, या फिर नन ने कह दिया? तो ये आपको बताना है। ये किसको बताना है? ये मुझे नहीं बताना है, ये बताना है आपको। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने कहा था कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह है, आप उसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, जिस तरह से आप उसे सिखाएंगे उस तरह से वह सीखता हुआ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आपका, प्रश्न संख्या 10 में आपको बताना है कि स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन क्या है, यानी कि जिससे प्रदूषण नहीं होता है। ऐसी ऊर्जा कौन सी है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है? तो ये स्वच्छ ऊर्जा संसाधन यहाँ पर आपको बताना है। क्या पेट्रोलियम है, क्या प्राकृतिक गैस है, क्या कोयला है, क्या सौर ऊर्जा है? फटाफट बताइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सब इन मॉडल पेपर में ले लिए। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर जो है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये उसका दूसरा मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर दे चुके हैं, तो देर किस बात की? चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, मॉडल पेपर वाली प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको सभी प्रश्न पत्रों के एक एक मॉडल पेपर पहले ही दे दिए गए। अब ये दूसरे मॉडल पेपर आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें आज पहले प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर आ चुका है। इसके बाद जितने भी और सारे सब्जेक्ट होंगे उनके मॉडल पेपर ही हमने दे देंगे आपको। तो परीक्षाओं तक आपकी धमाकेदार तरीके से तैयारी हो जाएगी, किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे। तो बताना आपको ये कि स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन किससे बोलते हैं? तो ये होता है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। जो सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती है। इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है सोलर एनर्जी में, ठीक है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो आप देख सकते होंगे लगातार प्रोत्साहित करती है सौर ऊर्जा के लिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा, ठीक। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 11, 11 पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ये शिक्षा का माध्यम होती थी। पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। कब दी जाती थी? क्या वैदिककालीन शिक्षा में, या फिर बौद्धकालीन शिक्षा में, या फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा में, या फिर मध्यकालीन शिक्षा में, ठीक है। इस कौन से काल में जो शिक्षा थी वो पाली भाषा में दी जाती थी, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी स्कूल कॉलेज में हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज में जो शिक्षा है वो दी जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। बाकी जहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज होती है जिस स्टेट की, वहाँ के उस स्टेट में उस लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक समय ऐसा था, एक काल ऐसा था जहाँ पर पाली भाषा, पाली एक लैंग्वेज होती है, उस पाली लैंग्वेज में जो शिक्षा थी वो दी जाती थी। तो इस सवाल का यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा। तो वो कौन सा काल था? वो था आपका बौद्धकालीन, ठीक है। कौन सा काल था? बौद्ध काल था। तो बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो पाली भाषा में दी जाती थी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12 आपका। यहाँ पर आपको बता देना कि जो पाठ्यक्रम को एक वाक्य कहा है, पाठशाला, ठीक है। पाठशाला मतलब स्कूल, पाठशाला मतलब स्कूल को इन्होंने कह दिया एक बाग की। स्कूल एक बाग है। स्कूल क्या है? स्कूल एक बाग है। इस तरह से जो शिशु होता है, उसमें पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बालक होता है, जो छात्र होता है, उस छात्र को इन्होंने बता दिया है पौधा बता दिया। और जो शिक्षक होता है, जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, ठीक है, जो आपको पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उनको इन्होंने बता दिया है माली। तो ये कहा किसने है? आखिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं किसने हैं?
आप हमें ये बताइए ये बातें कहीं किसने हैं, ठीक है। वो तो बात तो ठीक है, चलिए आप जो स्कूल को आके बाग कह दीजिए, अच्छी बात है। शिशु यानी कि बच्चे को, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको आप पौधा मान लीजिए, जो शिक्षक है उसको माली मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहा किसने है, हमें तो ये जानना है ना। तो इसके सामने आपके 4 ऑप्शन है, क्या फ्रोवेल ने कह दिया, क्या रूसो जी ने कह दिया, क्या मारिया मॉन्टेसरी ने कह दिया, क्या जॉन ड्यूवी ने कह दिया। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। किसने कहा है? फ्रोवेल, ठीक है। और यही ऊपर भी मैंने आपको बताया था, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति भी दी है, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति भी दी है, ऊपर मैंने आपको इस बारे में बताया था, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रोवेल ने क्या कहा है? पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली कहा है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर। छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या ऑकलैंड ने प्रतिपादित किया था, क्या एडम्स ने प्रतिपादित किया था, क्या मैकाले ने प्रतिपादित किया था, या न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो छनाई ऐसे ही निस्यंदन का सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने ये छनाई निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। इनका कहना था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दी जाए, वहाँ से छन छन का जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग तक आसानी से पहुँचती रहेगी, ये कहना था लॉर्ड मैकाले का, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका है 14, ठीक है। शिक्षा वह है, यहाँ पर एक विचार दिया हुआ है और ये विचार क्या है देख लेंगे। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, ठीक है। ये एक विचार दिया हुआ है। एक किसका विचार है ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। क्या एडिसन का विचार है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, क्या स्वामी विवेकानंद जी का विचार है, या फिर महात्मा गांधी जी का विचार है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, ये विचार है स्वामी विवेकानंद जी का। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 15, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके अलावा बौद्धकालीन शिक्षा भी मैंने आपको बताया ही था, ये पाली भाषा में दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा कौन सी लैंग्वेज में दी जाती थी? पाली भाषा में दी जाती थी। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? क्या मूल्य विकसित करना होता था, या ज्ञान अर्जित करना होता था, क्या बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना होता है, या निर्वाण की प्राप्ति करना होता था। तो यहाँ पर क्या है, इस सवाल का आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेक्शन की ओर और अगला खंड आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। ये प्रश्न भी आपका 1 नंबर का होता है और जो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे वो भी आपके 1-1 नंबर के होते हैं। 15 वो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव, 15 ही आपके अति लघु उत्तरीय हो गए, बाकी 10 आपके लघु उत्तरीय भी मिल जाएंगे नीचे आपको। इसके अलावा जो यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके कराए, इसकी जो यहाँ पर आपको आंसर की है, जो आंसर की है, ठीक है, वो आंसर की आपको इसी पीडीएफ फाइल में नीचे की साइड में दे दी गई है। तो ये पीडीएफ फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर इस पीडीएफ फाइल को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से इसकी रिवीजन आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं आपको बताइए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ पर सभी क्लासेस लगातार आपको डेली मिल रही हैं। प्रश्न संख्या 16, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। जो वायु प्रदूषण होता है एयर पॉल्यूशन, उसके मुख्य रूप से कुल कितने स्रोत माने जाते हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण के मूल रूप से निम्न 2 स्रोत माने जाते हैं। कितने? एक प्राकृतिक स्रोत हो जाता है यानी कि नेचुरल स्रोत होता है, यानी कि नेचुरल रूप से वायु प्रदूषित होती है। एक दूसरा होता है मानव स्रोत, ठीक है, यानी कि जो हमारा मानव है, हम जो लोग हैं हम भी कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करते हैं अलग अलग तरह से, ठीक। तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत माने जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक। प्रश्न संख्या आपका 17 है। प्रश्न संख्या 17 में से पूछा गया कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय की शिक्षा के विभेद रहित शिक्षा सभी को दी जाए, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, सभी वर्गों को शिक्षा समान रूप से दी जाए, ठीक है, सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाए, यही आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 18 है। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। ये किसने कहा है, ये किसका कथन है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, ये किसका कथन है? ये कथन है भैया प्लेटो जी का। किसका? प्लेटो का, ठीक है, किसका? प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 19 से आपका प्रश्न संख्या 19 से आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोजनवाद किस आस्था में
प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है, तो प्रयोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है, यानी कि उसका मानना है कि ईश्वर को वो नहीं मानता है। कौन? प्रयोजनवाद। ठीक है, तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 20 नंबर का ये प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ था वो महात्मा गांधी जी ने किया था, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने किया था बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ? ये महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ पर की थी? तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कहाँ पर? टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपका, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिख दीजिए। कोई बात नहीं, लिख देते हैं। बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं यहाँ पर आपको देखना है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, यानी कि उन्हें समान शैक्षिक अवसर नहीं मिलते हैं जितने कि यहाँ पर बालकों को मिलते हैं, उतने बालिकाओं को समान अवसर शिक्षा प्राप्त करने के नहीं दिए जाते। दूसरा यहाँ पर क्या है समस्या? कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, यानी कि कन्याओं के प्रति, यानी कि जो बालिका हैं उनके प्रति व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते शिक्षा की ओर। फिलहाल यहाँ पर आपने देखा ही होगा गर्ल्स का जो रेशियो वो लगातार बढ़ रहा है एजुकेशन के मामले में। फिलहाल ये यहाँ पर दो प्रमुख समस्याएं हैं, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका 23 जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए हमें। कितने? 2 उपाय बता दीजिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं जल प्रदूषण को दूर करने के 2 उपाय। पहला हो जाएगा आपका, शहरों और गाँवों की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में आप नहीं छोड़ेंगे, ये पहला उपाय कर लीजिए। दूसरा आपका, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। जो पशु वगैरह मृत हो जाते हैं उन पशुओं के शरीर को, जो मरे हुए पशु होते हैं उनको क्या किया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है, जिस वजह से भी जो जल है वो प्रदूषित होता है नदियों का। अगला एक और देख लीजिए यहाँ पर उपाय, नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं धोनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास तथा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? ऐसा कौन सा उद्देश्य है शिक्षा का जिसके अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास और आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो वो है भैया आदर्शवाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आदर्शवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो शिक्षा का आदर्शवाद है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को उच्चतम विकास और आत्मज्ञान पर बल दे दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25 आपका, प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया कि बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, बाल श्रमिक यानी कि बचपन से ही जो बच्चे होते हैं कम उम्र में ही कार्य में लगा दिए जाते हैं, काम वगैरह करवाया जाता है। तो इसका मेन रीज़न आखिर क्या होता है? ठीक है, बच्चे बचपन से ही, कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ढाबों वगैरह पर या होटलों में या कारखानों में कार्य वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनर एज में। तो उसका रीज़न क्या है? तो श्रमिक बनने का मुख्य कारण होता है गरीबी। ठीक है, श्रमिक बनने का भारत में मुख्य कारण बताया गया है गरीबी। इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हैं। किशोरों और युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का ना होना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन्हें एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 26 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, यानी कि किस धारा में विश्वास था, या किस, यहाँ पर हो जाएगा आपका धारणा। ठीक है, किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता माना। क्या माना? उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता माना और वे अद्वैतवादी थे। कैसे थे? अद्वैतवादी थे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था और उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता माना और वे अद्वैतवादी थे। इसी के साथ आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ाने। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिख दीजिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, यहाँ पर देख लीजिए, परिवार हो गया, समाज हो गया, राज्य हो गया, जनसंचार आदि। ये सारे के सारे एजुकेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर डालते हैं, यानी कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं। कौन? समाज, परिवार, ठीक है, राज्य, जनसंचार आदि ये शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? ठीक है, जो यहाँ पर अध्यापक से जो एजुकेशन के लिए मामले में जो टीचर्स के लिए जो यहाँ पर संस्था बनाई गई है, ठीक है, उसके यहाँ पर कौन सी संस्था है जो कि रूल्स वगैरह बनाती है या मानक तय करती है अध्यापक शिक्षा के लिए, यानी कि शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, अध्यापक बनने के लिए जो आपको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, टीचर बनने के लिए यहाँ पर कोर्स संचालित किए जाते हैं। तो उन कोर्स का रेगुलेशन या नियम वगैरह ये सारी चीज़ें कौन सी संस्था बनाती है? तो भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक जो है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे आप NCT बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया ही था 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1995, ये यहाँ पर ध्यान रखना, NCT की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 में, ये यहाँ पर लिख कर भी हमने बता दिया है।
तो ये क्या करती है, ये शिक्षा के संबंध में, अध्यापक शिक्षा के संबंध में क्या करती है, ये मानक तय करती है, यानी कि नियम वगैरह बनाती है कौन, एनसीटी। ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा जो यहाँ पर डीएलएड कॉलेजेस हो गए या फिर बीएड कॉलेजेस हो गए, वो कहाँ से अप्रूव्ड होते हैं, वो एनसीटी से ही अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप इसे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है। कितनी, 95, 17 अगस्त 1995, 97 नहीं, यहाँ पर अगर 297 लिख गया हो तो ये 95 है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 17 अगस्त 1995। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका 29, ड्रॉप आउट बालक से आप आखिर समझते हैं क्या है, बताइए। तो ड्रॉप आउट बालक वे हैं, वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। ड्रॉप आउट बच्चे आप उन्हें कह दीजिए। ठीक है। ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा में हैं ही नहीं, पढ़ाई वगैरह करना ही नहीं चाह रहे हैं, पढ़ने जाने ही नहीं रहे, तो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, ड्रॉप आउट बच्चे यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं आप, तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, 15 ऑब्जेक्टिव, 15 अति लघु उत्तरीय। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इन्हें आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये लॉन्ग आंसर है, ये आपको खुद से एक बार ट्राई मार लेना है। ध्यान से भी आप यहाँ पर आपके पास बुक्स वगैरह होंगी तो उसमें एक बार देख लीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन से के बारे में पढ़ लीजिएगा, हंटर कमीशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं देख लीजिएगा, प्रयोजनवाद के 4 गुणों और दोषों के बारे में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मानवीय मूल्य के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब आप कहेंगे हम कैसे पढ़ेंगे, तो इस पीडीएफ फाइल को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ फाइल डाल दी है मैंने, पूरा पेपर डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है। वुड के घोषणा पत्र की यहाँ पर मुख्य बातें ध्यान दीजिएगा और बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य वगैरह। बाकी ये उत्तर कुंजी भी यहाँ पर दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर कुंजी भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। बाकी यहाँ पर आपको यह यूट्यूब चैनल की लिंक भी मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद